डोनेट्स्क के उगलेदार में रूस का भयावह हमला हुआ है। रूस ने आसमान में संदिग्ध केमिकल का विस्फोट किया। तस्वीरें आप देखिए। हमले के दौरान आसमान से गिरती दिखी है चिंगारी। रशियन फोर्स ने यूक्रेनी पोजीशन को टारगेट किया है। तो ये तस्वीर आप देखिए डोनेट्स्क के उगलेदार की, जहां पर बड़ा हमला किया गया। Ой, хорошо, ой. Но мы-то тут, ебать. Як вам таке шоу must go on, ребята? तो देखिए वॉर जोन से सामने आया ये बिल्कुल नया वीडियो दरअसल भीषण त्रासदी को बयां कर रहा है इस युद्ध की। इससे पहले भी हमने देखा कई बार केमिकल बम के इस्तेमाल की आशंका जताई गई और इसका इस्तेमाल भी किया गया वॉर जोन में यूक्रेन की धरती पर। लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उगलेदार से, वो ये बता रही हैं कि कहीं फाइनल असॉल्ट का वक्त तो नहीं आ गया है। तमाम जानकारियां, तमाम खबरें इसी की तस्दीक करती हुई नजर आती हैं। आइए देखते हैं कि यूक्रेन के उगलेदार सिटी में और क्या हुआ है। बड़े डेवलपमेंट्स हैं, उन पर नजर डालना जरूरी है इस नए वीडियो के साथ। शुरू में अगर आप देखेंगे तो शुरुआती तौर पर यह आतिशबाजी सा नजारा नजर आता है, लेकिन कोहराम बरपा दिया गया है उगलेदार में यूक्रेन की धरती पर, सरजमीन पर। इसके जरिए रूस ने एक बार फिर संदिग्ध विस्फोटक का इस्तेमाल किया है। उगलेदार सिटी में आसमान से भयावह चिंगारियां गिरती दिखी हैं कुछ इस तरह। ये तस्वीरें कहीं ना कहीं बता रही हैं कि यह जंग कैसे खौफनाक मुहाने पर पहुंच चुकी है। रूस के टारगेट पर यूक्रेनी फोर्स का यहां पर ठिकाना था और इसी को बनाया गया निशाना। आग की चपेट में कुछ रिहायशी इलाके भी आए हैं, यानी रेजिडेंशियल इलाकों को भी निशाने पर लिया गया है। हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है, यह खबर सामने आ रही है। रूस ने पहले भी इस तरह के बॉम्ब का इस्तेमाल किया है और इससे जुड़ी कई खबरें TV9 भारतवर्ष पर आपने इससे पहले भी देखी होंगी। लेकिन अब एक और विनाशकारी बॉम्ब का किया गया इस्तेमाल, और जानकारी यह कि रूसी बॉम्ब में फास्फोरस के इस्तेमाल का शक है और फास्फोरस के इस्तेमाल किया गया है इस विस्फोट को अंजाम देने में। बॉम्ब के विस्फोट से ज्यादा इससे जलने से नुकसान होता है, यानी तबाही बड़े पैमाने पर मचाई जा सकती है इस बॉम्ब के जरिए। और एग्जैक्टली कितनी तबाही हुई है इससे जुड़ी कई अपडेट्स हम आपको आगे देंगे। लेकिन हमारे तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल SP सिन्हा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कर्नल US राठौर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, डॉक्टर अंशु जोशी हमारे साथ मौजूद हैं, इंटरनेशनल रिलेशन की एक्सपर्ट हैं, JNU की प्रोफेसर हैं, एयर कॉमोडोर SP सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सिन्हा साहब, शुरुआत आपसे करना चाहूंगा, क्या बता रहा है एक तरफ इस खबर का सामने आना कि बाखमुत में फाइनल असॉल्ट शुरू हो चुका है और ज्यादा आशंका इस बात की कि बाखमुत ज़ेलेंस्की के हाथ से निकल चुका है, दूसरी तरफ उगलेदार में इतना जबरदस्त, इतना बड़ा हमला। देखिए, ये यदि ये इंफॉर्मेशन सही है जी, बाखमुत पे रूस का पलड़ा भारी हो गया है, तो ये ऑपरेशन दृष्टिकोण से है एडवांटेज रशा, पहली बात। दूसरी बात है कि डिसएडवांटेज यूक्रेन। तीसरी बात है कि अब जो ऑपरेशन में गति रूस लाने की कोशिश करेगा। चौथी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये युद्ध और लंबा खींचेगा, क्योंकि जब रूस के जो डिफेंस ऑफिशियल्स हैं ये कह रहे हैं कि हमने अपनी मिलिट्री प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा दी है, शिफ्ट में वो काम कर रहे हैं। फास्फोरस बम से खतरनाक स्थिति होगी, एकदम होगी। देखिए, जिनेवा कन्वेंशन के अंदर न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल वॉरफेयर का इस्तेमाल करना बैन है, लेकिन युद्ध के माहौल में कोई कन्वेंशन को मानता नहीं है। किताबें में तो बहुत कुछ लिखी हुई है, किताबें में तो यूनाइटेड नेशंस के कितने चार्टर ऑफ ड्यूटीज लिखे हुए हैं और क्या होता है ज़मीनी स्तर पे। ज़मीनी स्तर पे दादागिरी होती है, जिसकी लाठी उसी की भैंस, बिहार में कहावत है। तो जो शक्तिशाली है वो डिक्टेट करता है अपना टर्म्स, और रूस अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। तो ये मानवता के नाम पे मेरा ख्याल है केमिकल वॉरफेयर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप कन्वेंशनल इतने वेपन प्लेटफॉर्म्स हैं उसको कीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट लेकिन न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल वॉरफेयर, अब बायोलॉजिकल वॉरफेयर का देखिए, जो आने वाले भविष्य में संतान होंगे, बच्चे होंगे, वो अपाहिज पैदा होते हैं। तो ये तो मानवता के लिए बहुत बड़ा, मानवता के लिए हम पे कलंक है।
तो मेरा ख्याल इस पर चिंतन करने की जरूरत है यूनाइटेड नेशंस को भी और विश्व के शक्तिशाली देशों को भी। जी। बाखमुत के पास वैगनर चीफ के होने की खबर भी सामने आ रही है। बाखमुत के पास येवगेनी प्रिगोजिन के काले झंडे वाली गाड़ी दिखाई दी है, जिसके बाद इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या प्रिगोजिन बाखमुत में ही मौजूद है, और इसीलिए इस बात का बड़ा दावा किया जा रहा है कि बाखमुत का किला फतेह कर लिया गया है। कर्नल यूएस राठौर सर, सवाल मेरा आपसे यही है, बाखमुत को पहले लेकर ये कहा जा रहा था कि बहुत उसका इंपॉर्टेंस है, लेकिन जैसे ही लगा कि ये हाथ से निकलता जा रहा है, उसके बाद हमने देखा अमेरिका भी इसको डिनाई करने लगा, यूक्रेन भी इसको डिनाई करने लगा कि जाता है तो जाने दे, ऐसा कोई खास महत्व नहीं है हमारे लिए। लेकिन अब जिस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं उस पर आपका रिएक्शन सर? देखिए, बाखमुत की लड़ाई निर्णायक दौर पर पहुंच गई है। अभी तक तो ये रिपोर्ट्स थी कि करीब 65% इलाका रूस के कब्जे में है। आपकी बात सही है कि वैगनर आर्मी जो है वो बाखमुत के सिटी सेंटर की तरफ बढ़ रही थी, कोई 500 गज पीछे थी। कल की 31 मार्च की जो रिपोर्ट हमने पढ़ी, तो वो हो सकता है कि उन्होंने सिटी सेंटर को कैप्चर कर लिया है। रही बात येवगेनी प्रिगोजिन की, बाकी सारी चीज़ें उनकी हम देखते आए हैं। एक बात की मैं उसकी तारीफ करता हूं कि वो जब भी जहां एक्शन होता है, जहां उसके लड़ाके रिस्क ले रहे हैं, वो वहां मौजूद रहता है। बिल्कुल, और ये ताज़ा वो वहां तस्वीरें भी पहुंचा राठौर है। साहब, ताज़ा तस्वीरें भी राठौर साहब यही बता रही हैं, क्योंकि खबर ये है कि कल बाखमुत में बर्फबारी हुई है, और ये जो ताज़ा तस्वीरें नजर आई हैं, काले झंडे वाली कार बाखमुत से जो ताज़ा विजुअल्स आए हैं, उसमें भी आप देखिए चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। यानी ये ताज़ा वीडियो है, ये तो तस्दीक की जा सकती है। जी हाँ समीर, आप सही कह रहे हैं। 31 मार्च को वहां बर्फबारी हुई है, और जिसकी वजह से ऑपरेशंस थोड़े धीमे पड़ गए थे। और एक बात यहां मैं और बताना चाहूंगा कि रूस ने बाखमुत में ऑपरेशन थोड़े स्लो किए हैं, क्योंकि उसे ट्रूप्स चाहिए आदिविका के लिए। अच्छा, आज यानी आदिविका अवदीव्का में लड़ाई ज्यादा तेज हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, बाखमुत तो ऐसा लग रहा है कि कब्जे में आ ही गया, इसलिए अगला निशाना अवदीव्का है, और अब उसकी तैयारी की जा रही है। वहीं देखिए, बाखमुत में ही वैगनर फोर्सेस को बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। वैगनर्स ने बाखमुत के सेंटर में लहरा दिया अपना झंडा। एक हाई राइज बिल्डिंग पर बाखमुत में यह झंडा लहराया गया है वैगनर फोर्सेस की तरफ से। पूरे बाखमुत पर कब्जे में रूस हालांकि अभी भी नाकाम है, क्योंकि बाखमुत में ही ऐसी कई जगह हैं, ऐसी कई सेंटर्स हैं ऐसे, जहां पर अभी भी यूक्रेन का कब्जा नजर आता है। यूक्रेन कब्जा छोड़ना नहीं चाहता। तो देखिए, सवाल यह है कि क्या बाखमुत के सेंटर पर जो वैगनर फोर्सेस है, जो प्राइवेट आर्मी है, जो रूस के लिए लड़ रही है, उसकी तरफ से जो झंडा लहरा दिया गया है, इसका मतलब यह है कि क्या कमोबेश लगभग पूरे बाखमुत पर कब्जा हो गया है, या फिर एक बहुत बड़ा इलाका है जो अभी भी रूस के लिए, वैगनर फोर्सेस के लिए फतेह करने से अभी दूर है। तो आइए देखते हैं कि बाखमुत के जो ताजा हालात हैं वो क्या है। वीडियो वॉल के जरिए देखिए, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जीत का ऐलान कैसे हो रहा है, वैगनर फोर्सेस किस तरह देखिए हाथ में झंडा लेकर जा रहे हैं, और बाखमुत के बीचों बीच जो झंडा है वो फहरा दिया गया, लगा दिया गया है। अब एक एक इंफॉर्मेशन इससे जुड़ी पॉइंटर्स के जरिए आपके सामने रखते हैं। बाखमुत में वैगनर ने बड़ी जीत का ऐलान कर दिया है, और इसको लेकर तस्वीर तो दिखा ही रहे हैं आपको। रशियन वैगनर फोर्स ने शहर के केंद्र में झंडा फहरा दिया है, और इसके साथ बता दिया कि बाखमुत अब उनके कब्जे में है। वीडियो में वैगनर का काला झंडा साफ तौर पर लहराता हुआ आपको भी नजर आ रहा है। इधर बाखमुत में करीब 8 महीने से देखिए बहुत लंबी जंग चली है, रूस यूक्रेन की जंग चल रही है, और अब यहां पर फतेह का जो ऐलान है वो किया जा रहा है। दोनों ओर की सेनाओं को शहर में सबसे अधिक नुकसान हुआ है, ये जो जानकारी है वो सामने आ रही है कि नुकसान दोनों तरफ हुआ है। बाखमुत की जंग में अभी तक हजारों सैनिक मारे गए हैं, और दावा दोनों तरफ से कि उन्होंने ज्यादा से ज्यादा संख्या में एक दूसरे के सैनिकों को नुकसान पहुंचाया। शहर पर अभी भी किसी पक्ष का निर्णायक कब्जा नहीं है, यह जानकारी भी सामने आ रही है। यूएस राठौर सर, मेरा सवाल आपसे है, ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं जिसमें बाखमुत के बीचों बीच झंडा फहराया जा रहा है, क्या ये वाकई में बहुत बड़ी जीत है वैगनर ग्रुप के लिए, और इसके बाद आगे का रास्ता क्या आपको नजर आता है? देखिए करुणा, 8 महीने की जद्दोजहद के बाद बाखमुत के ऊपर किसी एक पक्ष की जीत हुई। यहाँ मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा कि वैगनर आर्मी और रशियन आर्मी के बीच में हमेशा कंपटीशन रहा है, और येवगेनी प्रिगोजिन जो है हमेशा शिकायत करते रहे कि उनको
उनके लड़ाकों को सही आइडेंटिटी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता। इसीलिए उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हुए अपनी विक्ट्री दिखा दी है। हालांकि रशियन आर्मी की तरफ से इसका होना चाहिए था अनाउंसमेंट। लेकिन राठौर सर, यहाँ पे वैगनर फोर्सेस में भी एक तरह से बागी सुर है, बगावत है, और उस पर भी बात करेंगे कि किस तरह वैगनर फोर्सेस ये जीत का दावा तो कर रही है लेकिन फूट अपने अंदर ही है। अब बाखमुत पर अगर रूस का कब्जा हो जाता है तो ये वॉर जोन से हाल के महीनों की सबसे बड़ी खबरों में से एक होगी, क्योंकि ऐसा हुआ तो वॉर की सूरत रातों रात बदल जाएगी। ऐसे में कुछ सवाल हैं जो आपके सामने हम रख रहे हैं, जिन पर आइए जल्दी से गौर कर लेते हैं। सवाल ये है कि 5 सवाल आपके सामने हम रख रहे हैं कि किस तरह बाखमुत बेहाल हो चुका है। पहला सवाल, बाखमुत में वैगनर का झंडा क्या उसकी जीत का प्रमाण है? दूसरा सवाल, क्या अब मान लिया जाए कि 8 महीने की जंग खत्म होने वाली है? तीसरा सवाल, कहीं ऐसा तो नहीं कि वैगनर सिर्फ साइकोलॉजिकल दबाव बना रहा है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, इतनी जीत के करीब नहीं है। और चौथा सवाल, क्या बाखमुत की हार यूक्रेन की हार की बुनियाद रख देगी? पांचवा सवाल भी कि बाखमुत को सबसे अहम बता चुके ज़ेलेंस्की क्या इतनी आसानी से पीछे हट जाएंगे? डॉक्टर अंशु, ये जो बाखमुत की लड़ाई है पिछले 8 महीने से बहुत ज़्यादा उग्र हुई, बहुत ज़्यादा आक्रामक हुई। ऐसा हुआ कि आर पार होना है और रूस चाहता है कि बाखमुत हमारे कब्जे में आ जाए। अब जो सिचुएशन है, आप क्या देख रही हैं इसको देखकर कि वैगनर फोर्सेस ये जीत हासिल कर लिया है या फिर ये सिर्फ ऊपर ऊपर का प्रोपेगेंडा है? मुझे लगता है कि जब आप अपना जीत का झंडा कहीं फहराते हैं तो आप अपनी जीत का ऐलान कर रहे होते हैं। कई महीनों से हम बाखमुत की इस लड़ाई को देखते आ रहे हैं। हमने कई स्टेटमेंट्स ज़ेलेंस्की की तरफ से देखे कि बाखमुत की लड़ाई किस तरह से पूरे यूक्रेन के लिए एक आर या पार की स्थिति या निर्णायक स्थिति डिसाइड करने वाली लड़ाई है। हम इसी बीच ये भी देख रहे हैं कि रशिया इसमें केमिकल वेपन्स या कुछ रसायनों का प्रयोग करता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ कारण ये है कि जब रसायनों का प्रयोग होता है तो उसका असर सिर्फ जीवित एंटिटीज़ पर होता है, तो लोग मरेंगे, क्रॉप्स या फसलें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, पेड़, पशु, पक्षी, इन पर असर पड़ेगा, लेकिन जो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यथावत रहेगा। तो ये हमें समझना चाहिए कि यदि इस प्रकार का स्टेप रशिया यहाँ उठा रहा है तो क्या सोच करके उठा रहा है। और ओवरऑल जब हम बाखमुत को देखते हैं तो उसका जो स्ट्रेटेजिक महत्व है उसे देखते हुए हाल फिलहाल तो खैर रशिया का पलड़ा यहाँ भारी लग रहा है, लेकिन निर्णायक स्थिति तो अभी भी बनती हुई नजर नहीं आ रही। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस बीच एक और बड़ी खबर का पहले हम रुख कर लेते हैं। यूक्रेनी गनर का L119 होवित्जर से जबरदस्त अटैक देखा गया है। रूसी SPG-9 गन को टारगेट किया गया है। रूसी 82mm मोर्टार को भी टारगेट किया गया है। यूक्रेनी हमले में रूसी हथियार जलकर खाक हो गया। और वहीं देखिए एक अहम खबर आ रही है डोनेस्क रीजन से। डोनेस्क में पारास्लोविका में भीषण जंग शुरू हो गई है। यूक्रेन का रूसी गोला बारूद ठिकानों पर यहां हमला हुआ है। यूक्रेनी ब्रिगेड के हमले में रूस को भी भारी नुकसान पहुंचा है। तो डोनेस्क में भी अभी किस तरह से जंग जारी है और रूस को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है यूक्रेन की तरफ से जो कि मिल रही है, ये अपने आप में बड़ी बात है। सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब, देखिए डोनेस्क रीजन में भी अभी लड़ाई थमी नहीं है, यहां पर भी चुनौती मिल रही है। और बाखमुत में फाइनल फाइट का जहां तक सवाल है, कहा यह जाता है कि बाखमुत जो है वो एक तरह से एंट्री पॉइंट है यूक्रेन का, एक तरह का सुरक्षा कवच है। अगर ये कवच ढह गया तो फिर उसके बाद यूक्रेन पर कब्जे में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इस लॉजिक को कहां तक सही मानते हैं? देखिए बड़ा सही लॉजिक है समीर, बता रहा इसका रीज़न क्या है। जैसे ही ये बाखमुत में जो है एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इसका पूरा ओडेसा तक जो पूरा स्ट्रेटेजिक रूट है वो क्लियर होता है रशियन आर्मी के लिए। और वो एम शुरू से रशिया का ये रहा है कि ओडेसा तक कट ऑफ कर दे ताकि ब्लैक सी पे पूरा कब्जा हो जाए और साउथ से सी रूट को कट ऑफ करके उसको लैंड लॉक कर दे। ये जो एम है, ये एम अचीव होता है बाखमुत के कैप्चर से। और इसीलिए बाखमुत की लड़ाई जो है बड़ी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लड़ाई थी। और बार बार यूक्रेन के प्रेसिडेंट बार बार ये कहे थे कि ये हमारे लिए आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। और पूरा उन्होंने अपना जोर लगाया, पूरी शक्ति लगाई नाटो की इसको रोकने के लिए। और इसीलिए भी सर कहा जा रहा है कि फाइनल फाइट की तरफ आगे बढ़ रहा है। मैं आऊंगी आपसे चर्चा करेंगे। एक ब्रेकिंग न्यूज जल्दी से बता दें, खेरसोन में रूस का विध्वंसक हमला देखने को मिला है। रशियन अटैक में 40 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई। यूक्रेन को बहुत नुकसान हुआ है। यूक्रेनी फ्रंटलाइन को रूस ने टारगेट किया है।
आइए जल्दी से खैरसॉ में रशियन हमले की पूरी डिटेल्स आपके सामने रख देते ताकि आप समझ सके कि यहाँ पर खैरसॉ में किस तरीके से रूसी कत्लेआम हुआ है। बता दें आपको 24 घंटे में रूसी फोर्स ने कम से कम 40 यूक्रेनी सैनिकों को मार गिराया है। ये बड़ा दावा। खैरसॉ के वॉरजोन में दोनों सेनाओं के बीच आमने सामने की भीषण जंग हुई है। इसके साथ ही यूक्रेन के काफी सारे सैन्य साजो सामान भी रूसी हमले में नष्ट हो गए हैं। नष्ट यूक्रेनी सामानों में मोर्टार, व्हीकल, सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर भी शामिल हैं। इसके साथ ही आपको बता दें यहाँ पर फील्ड गन को भी रूस ने यूक्रेन के तबाह कर दिया है। तो ये बड़ी खबरें खैरसॉ से भी सामने आ रही है। सिन्हा सर, बाखमुत के बाद खैरसॉ से भी इस तरीके की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। आगे क्या लगता है आपको, क्या रणनीति होगी इनकी? देखिए, मुझे जो रशियन रणनीति समझ में आती है कि वो अपना जो वेस्टर्न फ्लैंक है, यूक्रेन का जो ईस्टर्न फ्लैंक है, उसको पूरी तरह से सिक्योर करने की कोशिश करेगा। देखिए, हम लोग को आर्मी में सिखाया जैसे ब्रिज ऑपरेशन करते हैं, नदी के पार जाते हैं, ऑब्स्टेकल के पार जाते हैं, पहले फॉर्म ब्रिज हेड को सिक्योर करते हैं, उसके बाद अटैक फाइन आउट करते हैं। तो मुझे लगता है कि रूस अब पूरी अपने वेस्टर्न फ्लैंक को पूरी तरह से सिक्योर करने की कोशिश करेगा। लुहांस्क जो पूर्वी इलाका है, पूरा पूर्वी इलाका है, फिर आपका खरसन हो गया, बाखमुत हो गया। ये जब सिक्योर हो जाता है तो इसको फॉर्म बेस बनाते हुए और ऑफेंसिव में वो गति लाने की कोशिश करेगा और कीव की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। लेकिन मेरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है, जो मैं पहले 1-2 महीना जब लड़ाई युद्ध हुआ था उस समय भी मैंने पिन पॉइंट किया था कि रूस को गति क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि उसका जो रूस का जो लॉजिस्टिक सिस्टम है वो है रेल बेस्ड। जब तक आप रेल हेड को नहीं सिक्योर करेंगे तो जो प्रेजेंट सिस्टम ऑफ लॉजिस्टिक मेंटेनेंस है वो फेल हो रहा है रूस के लिए। नहीं तो इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर क्यों निशाना बना रहा है? रूस क्या चाह रहा है? नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है, लेकिन जब केमिकल वॉरफेयर इस्तेमाल करता है तो देखिए, रूस जानता है कि भविष्य में आज न कल ये क्षेत्र हमारा आएगा। ठीक है, तो हम ऐसे एसेट को क्यों डिस्ट्रॉय करें? जर्मनी को अचानक से आखिर क्यों सताने लगी है? फ्यूचर की चिंता जर्मनी को लेकर, ये बहुत बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। अगले अमेरिकी राष्ट्रपति पर टिक गई है नेटो की किस्मत। नेटो और वॉर से दूरी बना सकता है नया राष्ट्रपति। जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर ने यह आशंका जताई है। ये बहुत बड़ी बात और ये बहुत बड़ी आशंका, गंभीर चिंता जर्मनी को सता रही है। तो जर्मनी जो अब तक समर्थन की आवाज बुलंद कर रहा था यूक्रेन के साथ, वो अब पीछे हटता हुआ दिख रहा है। इसकी वजह क्या है? क्यों जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर ने यह आशंका जाहिर की है कि पीछे हटता हुआ दिख रहा है जर्मनी, और जर्मनी का यहाँ पे स्टैंड क्या होगा? क्या वो आगे यूक्रेन की मदद जारी रखेगा? जिस तरह से टैंक्स प्रोवाइड किए गए हैं, हथियार प्रोवाइड किए गए हैं, क्या जर्मनी की और कोशिश होगी कि यूक्रेन को मदद करे? डिफेंस मिनिस्टर क्यों यह आशंका जाहिर कर रहे हैं और अपनी आशंका में डिफेंस मिनिस्टर ने क्या कुछ कहा? आइए जल्दी बिग वॉल के जरिए आपको दिखाते हैं क्या कुछ आशंका है। जर्मनी की चिंता, यूक्रेन से क्या मोह भंग हो गया है? यूक्रेन वॉर की वजह से यूरोप के सुरक्षा इंतजाम कमजोर पड़े हैं, ये बड़ी बात कही बोरिस पिस्टोरियस ने, जो कि जर्मन विदेश मंत्री हैं। यूरोप को अब वापस अपनी सुरक्षा मजबूत करने पर ध्यान देना होगा, उन्होंने ये कहा है। इसके अलावा खासतौर से यूएस में राष्ट्रपति बदलता है तो बढ़ सकती है परेशानी। अब चिंता वहां से जनरेट हो रही है, जैसा कि जर्मन की चिंता है। यूएस के नए राष्ट्रपति ने खुद को यूरोप नाटो से दूर किया तो भारी चुनौती होगी। यूरोप फ्रेंडली नए अमेरिकी राष्ट्रपति का फोकस भी बदल सकता है, ये भी बात कही। ऐसे में यूरोप को अपनी सुरक्षा बढ़ाने पर ध्यान देना ही होगा। ये काम रातों रात नहीं हो सकता, इसमें दशकों लग सकते हैं। डॉक्टर अंशु, मैं आपके पास आ रही हूँ। जिस तरह से जर्मनी की चिंता है, ये क्या समीकरण बदल रही है? क्या कुछ आगे देखने को मिल सकेगा? ये जब हम इस स्टेटमेंट को देखते हैं तो ये वाकई में एक सोचा समझा स्टेटमेंट है और एक भविष्यपरक, एक फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट है, क्योंकि दो चीज़ों पर फॉरेन पॉलिसी टिकी होती है। किसी भी देश के नेशनल इंटरेस्ट्स क्या हैं और लीडर का नेचर क्या है, तो दोनों चीज़ों के तालमेल से ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध आगे बढ़ते हैं। अब यदि हाल फिलहाल हम बाइडेन की पॉलिसी देख रहे हैं, लेकिन अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट्स को ध्यान में रखते हुए, तो रशिया यूक्रेन में किस प्रकार की भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन एक क्षण को सोच के देखें कि यदि ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो क्या वे यूक्रेन को इस युद्ध में जाने के लिए कहते? यदि कहते तो क्या 1 साल तक इस युद्ध को खींचे लगाए रखने के लिए साथ रहते? वो ये कह चुके हैं कि अगर मैं राष्ट्रपति होता तो ये युद्ध
युद्ध होता ही नहीं। एग्जैक्टली तो जैसे ही लीडर बदलता है वैसे ही बहुत सारी चीजें बदल जाती है, और इसी को ध्यान में रखते हुए जर्मनी की तरफ से ये स्टेटमेंट आ रहा है। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट नहीं है, ये सही स्टेटमेंट है। और यहाँ तो मैं खुद ये सवाल उठाती आ रही हूँ कि बाइडेन को अपनी पॉलिसी स्पष्ट करनी चाहिए। वो एक तरफ कहते हैं युद्ध नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन युद्ध में सबसे प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। वो एक तरफ कहते हैं कि ताइवान का हम सपोर्ट करते हैं, दूसरी तरफ वो वन चाइना पॉलिसी की बात ये जो करते हैं। आशंका है वो यूं हुई जाया नहीं है, वो आशंका है कि किसी बुनियाद पर टिकी हुई है, जो आप समझाते हुए नजर आ रही है दर्शकों को। इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रख दे। रूस ने गोला बारूद के प्रोडक्शन को दोगुना कर दिया है। रूस के डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु ने इस बात की जानकारी दी है। सैन्य साजो सामान के प्रोडक्शन में तेजी लाई गई है। फ्रंट लाइन पर नहीं होने दी जाएगी हथियारों की कमी, ये सर्गेई शोइगु का बड़ा बयान। तो देखिए, सैन्य साजो सामान के प्रोडक्शन में लाई गई है तेजी, और पूरी दुनिया में एक ऐसा माहौल बना दिया है इस जंग ने कि हथियार, ज्यादा से ज्यादा हथियार इकट्ठा करने की होड़ सी नजर आ रही है तमाम मुल्कों में, और हथियारों के प्रोडक्शन में लगातार तेजी हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में। आइए देखते हैं कि रूस ने कैसे अपनी सैन्य तैयारियां और तेज कर दी हैं। आने वाले वक्त के लिए कैसे तैयार हो रहा है रशिया। हथियार, गोला बारूद तैयार है। रशिया का फाइनल प्रहार क्या होने वाला है? रूस ने अपने मिलिट्री प्रोडक्शन को काफी तेज कर दिया है। वो रूस जो 1 साल से ज्यादा समय से यूक्रेन से वॉर लड़ रहा है, 30 देशों का सामना कर रहा है, नेटो कंट्रीज का सामना कर रहा है, कंपनियों को हथियार उत्पादन दोगुना करने को कहा गया है रूस की तरफ से। सेना को गोला बारूद की सप्लाई बढ़ाई जा रही है। महीनों की जंग में रूस मामूली से इलाकों पर ही काबिज हो पाया है, हकीकत यह है, और इसका अंदाजा रशिया को है। इसी वजह से रूस ने रणनीति बदलकर हमले अब तेज कर दिए हैं। पिछले कुछ दिनों में आप देखेंगे हमले का पैमाना बढ़ाया गया है रूस की तरफ से। यूक्रेन को पश्चिमी मदद और बढ़ने से पहले रूस उसे पीछे धकेलना चाहता है, और यही वजह है कि बाखमुत में हमें फाइनल फाइट नजर आ रही है। सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब, किस तरह से आप देखते हैं रूस की ये जो स्ट्रैटेजी बदलती हुई नजर आ रही है? क्या व्लादिमीर पुतिन अब इस जंग को जल्द से जल्द खत्म करने के मूड में नजर आ रहे हैं, या अभी भी लंबा वक्त उनके पास है ये मानकर चलता हुआ रशिया नजर आ रहा है? देखिए समीर, इसमें दो बातें हैं। पुतिन जो है मेरे असेसमेंट से इस वॉर को जल्दी जल्दी खत्म करना चाहते हैं। अच्छा। और वो इस बात के लिए प्रिपेयर्ड हैं कि नाटो और अमेरिका इस जंग को लंबा खींचेंगे, उसको खत्म नहीं होने देंगे। तो दोनों सिचुएशन के लिए वो तैयार हैं। ये जो आपने हथियारों की बात करी, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ। जो अभी लास्ट वीक की रिपोर्ट है, रशिया ने क्या करा है, जो उनके नॉर्मल रेगुलर बॉम्ब्स थे, 500 kg बॉम्ब थे, जो सिर्फ उनकी ग्लाइड रेंज सिर्फ जो है मुश्किल से 3 या 4 किलोमीटर थी, उसमें विंग्स लगा के, पीछे टेल लगा के ऐड करके उसकी रेंज को 35 से 40 किलोमीटर कर दिया है। तो ये जो उनके बॉम्ब जो नॉर्मल यूज होते थे वो ग्लाइड बॉम्ब की तरह यूज होंगे, जो जिससे वो उनके एयरक्राफ्ट जो हैं अपने एयर डिफेंस रेंज से बाहर से कर सकते हैं। ठीक है, बड़ी बात आप कह रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो रशिया के मिलिट्री प्रोडक्शन पे क्विक पॉइंट आप सिन्हा साहब ऐड करना चाह रहे हैं? क्विक पॉइंट। या देखिए, मैं प्रोडक्शन के बारे में टिप्पणी करूंगा। देखिए, नॉर्मली पीस टाइम में कोई भी देश WWR, वॉर वेस्ट रिजर्व 2 महीने रखता है। हिंदुस्तान का पॉलिसी है 2 महीना WWR। तो रूस भी ऐसे ही कर, मैक्सिमम 4 महीना किया होगा, 1 साल की तो तैयारी किया नहीं होगा। तो लेकिन ये रूस जब प्रोडक्शन बढ़ा, इस बात का द्योतक है कि लड़ाई लंबी खींचेगी। ठीक है। रूस UNSC का प्रेसिडेंट बन गया है। जी हाँ, रूस के पास चली गई है UNSC की अध्यक्षता। यूक्रेन ने बताया अप्रैल फूल पर सबसे भद्दा मजाक। पूरे अप्रैल महीने रूस के हाथ रहेगी UNSC की अध्यक्षता, और यूक्रेन इससे बिलबिलाया हुआ है। पिछली बार अध्यक्ष रहते हुए ही रूस ने ये युद्ध छेड़ा था, और अब एक बार फिर UNSC का अध्यक्ष बन गया है रशिया। और आपको याद होगा कि अभी हाल ही में ज़ेलेंस्की ने बकायदा UNSC के सामने मांग भी उठाई थी, जब रूस की तरफ से फैसला लिया गया कि एटमी वेपन्स की जो तैनाती है उसे बेलारूस में करना है और उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, इस पूरे मामले को UNSC के समक्ष उठाने की बात कही गई थी। लेकिन अब आप देखिए क्या हो रहा है। रूस अब उसी UNSC का जो अध्यक्ष है वो बन गया अप्रैल माह के लिए। और आपको याद होगा, जैसे कि अभी आपको बताया समीर ने, कि इससे पहले जब UNSC का अध्यक्ष बना था रूस, तब किस तरह से वॉर वेज की गई थी। आइए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रूस को अध्यक्षता मिली है, उस पूरी जानकारी को पूरी डिटेल के साथ आपको समझा देते हैं।
रूस यूएनएससी का मुखिया बन गया है। यूएनएससी के 15 सदस्यों के पास एक महीने अध्यक्षता आती है और अब रूस अध्यक्ष बना है। अप्रैल महीने के लिए अध्यक्षता रूस के पास रहेगी। यह बड़ी जानकारी। इससे पहले रूस के पास फरवरी 2023, आपको याद होगा 24 फरवरी को जब पहला हमला बोला था, तब यूएनएससी प्रेसिडेंट बना था रूस उसी टाइम पर, और उसी वक्त उसने यूक्रेन के साथ अपने जंग का ऐलान किया था, जिसको नाम दिया गया था स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का। तब यूक्रेन पर ही यूएनएससी की मीटिंग चल रही थी। तो यह सब कुछ हुआ था। मीटिंग में ही पुतिन ने मिलिट्री ऑपरेशन की घोषणा कर दी थी। अब यूक्रेन ने कहा है यूएनएससी का काम दुनिया में शांति बहाली का है। ऐसे में रूस का प्रेसिडेंट होना अप्रैल फूल के दिन सबसे भद्दा मजाक है। जिस तरह से जो अध्यक्षता है वो चली गई है रूस के पास। यूएस राठौर सर, मेरा सवाल आपसे है कि पिछले दफा हमने देखा कि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ हमला बोल दिया। अब इस महीने क्या देख रहे हैं आप? अध्यक्षता यूएनएससी की एक बार फिर से रूस के पास। देखिए, यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर डिमित्रो कुलेबा ने कहा है कि ये ह्यूमैनिटी के फेस पे तमाचा है। रशियन प्रेसिडेंसी जो है इसमें दो आएंगे गंभीर मुद्दे। रशिया डिमांड करता रहा है कि जो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन का जो सैबोटाज है वो यूएनएससी में उठाया जाए, और अभी आप कह रहे हैं कि जो बेलारूस में न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉयमेंट है उसके बारे में यूक्रेन कह रहा है इसको उठाया जाए। तो ये यूएनएससी के अंदर में आप देखेंगे कि कुछ बड़े अप्रिय किस्म के मुद्दे उठाए जाएंगे, और हो सकता है इसके अंदर वीटो का भी प्रयोग किया जाए। तो ये एक चीज़ सामने आ रही है। लेकिन ये बताइए कि ये तमाम जो बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं प्रोफेसर अंशु जोशी, इनके क्या मतलब, क्या मायने रह गए? एक तरफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट व्लादिमीर पुतिन को वॉर क्रिमिनल बता रही है, रूस को जंग के लिए, इतने लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। दूसरी तरफ रूस यूएनएससी का अध्यक्ष बन रहा है। बिल्कुल आपने सही बात कही समीर, और इसी तथ्य को मैं भी फिर एक बार सामने रखना चाहती थी कि देखिए कुछ ही दिनों पहले इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने एक वारंट जारी किया था। और अब हम देख रहे हैं, लेकिन देखिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के कुछ नियम कानून होते हैं। यूएनएससी को हम देखें तो यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से एक है, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उसके, जिसमें से एक रशिया है, और रोटेटरी प्रेसिडेंसी इसकी जाती है एक महीने के लिए। तो वो एक नियम है, उस नियम को किसी भी परिस्थिति में बदला नहीं जा सकता, और यही कारण है कि रशिया को हम एक अध्यक्ष के रूप में अभी यूएनएससी के देख रहे हैं। ठीक है, और इसमें अब यूक्रेन को लग रहा है कि ये बड़ा भद्दा मजाक हो गया।